1986 में कैलिफोर्निया की नेशनल लैब के कंप्यूटर में एक बहुत छोटा सा एरर आया। ये एरर $1 से भी कम की वैल्यू का था। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर सभी ने इसको इग्नोर ही किया। जब उस आदमी ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि ये कोई एरर नहीं है बल्कि लैब का कंप्यूटर हैक हो चुका है। और इन्वेस्टिगेशन करने पर इन्हें हैरान कर देने वाली ऐसी इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस मिले जिनसे ये साफ जाहिर होता था कि अगर वो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू ना करते तो शायद उन हैकर्स की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती। तो आखिर ये इंसान कौन था और उसे ऐसा क्या पता चला? उन हैकर्स ने ऐसा कौन सा डाटा चोरी किया था जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती थी? जानेंगे आज की वीडियो में। इस इंसिडेंट के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हैकिंग कब और कैसे शुरू हुई थी। आजकल हर कोई इस बात से डरता है कि कहीं इसका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन हैक ना हो जाए। कहीं कोई हैकर इसकी प्राइवेट पिक्चर्स, मैसेजेस या किसी और प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक ना पहुंच जाए ताकि वो इसे ब्लैकमेल कर सके। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आजकल एंटीवायरस इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग किसी भी अननोन ईमेल या मैसेज को ओपन नहीं करते, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं और इसी तरह के दूसरे काम करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि हैकिंग, जो कि आज एक साइबर क्राइम है, इसकी शुरुआत कंप्यूटर के साथ नहीं हुई थी बल्कि टेलीफोन्स के साथ 1950s में हुई थी। हैकर्स की 2 मेन टाइप्स होती हैं, व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर्स, जिन्हें एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है, इन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं ताकि ये सिस्टम को हैक कर वीकनेसेस का पता लगाएं और सिस्टम की सिक्योरिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। एथिकल हैकिंग बिल्कुल लीगल है, जबकि ब्लैक हैट हैकर्स उन हैकर्स को कहा जाता है जो कि किसी के सिस्टम को बिना उसकी इजाज़त के हैक करके डाटा चुराते हैं या सिस्टम को डैमेज करते हैं। इस हैकिंग को क्राइम माना जाता है। 1950s में लोग टेलीफोन के जरिए एक दूसरे से राब्ता करते थे। उस वक्त टेलीफोन एक बहुत मॉडर्न इन्वेंशन थे, इसीलिए कॉल्स बहुत महंगी हुआ करती थी। तभी 9-10 साल के जॉन ड्रेपर नामी एक लड़के ने ये डिस्कवर किया कि जब वो सीरियल बॉक्स से निकलने वाली विसल यानी सीटी बजाता है तो कॉल अपने आप ही कट जाती है, लेकिन सीटी बजाने पर कॉल कटने के बावजूद लाइन ओपन ही रहती है, जबकि आमतौर पर लाइन ओपन करने के लिए पैसे देने पड़ते थे। लाइन ओपन रहने के बाद वो इंटरनेशनल कॉल्स भी बिल्कुल फ्री कर सकते थे। यही थी हिस्ट्री की सबसे पहली हैकिंग। आहिस्ता आहिस्ता कर ये तरीका लोगों में बहुत मशहूर होने लगा। लोग विसल बजाकर टेलीफोन को एक तरह से हैक करने लगे। जो लोग टेलीफोन को हैक करते थे, इन लोगों को फोन फ्रेकर्स कहा जाने लगा। ये विसल टेलीफोन लाइन को हैक इसीलिए कर लेती थी क्योंकि ये 2600 हर्ट्ज की आवाज़ निकालती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और 1970s का दौर आ गया। अब जॉन ड्रेपर तकरीबन 30 साल का हो चुका था। 1971 में जॉन ड्रेपर ने एक फुली वर्किंग डिवाइस बनाया जो कि 2600 हर्ट्ज की आवाज़ निकालता था और टेलीफोन लाइन को बड़ी आसानी से हैक कर लेता था। इस डिवाइस का नाम ब्लू बॉक्स था। यहाँ पर आपको एक फन फैक्ट बताता चलूं कि एप्पल कंपनी के को-फाउंडर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक एप्पल बनाने से पहले ड्रेपर से इंस्पायर होकर ब्लू बॉक्सेस बनाया और बेचा करते थे। 1980s के दौर में टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से ग्रो करने लगी। जहां कंप्यूटर्स पहले सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च लैब्स और यूनिवर्सिटीज़ ही इस्तेमाल किया करती थी, वहीं अब एप्पल II और IBM PC जैसे कंप्यूटर्स घर घर में पहुंच चुके थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ हैकर्स भी एडवांस होने लगे। हैकर्स ने अपने ग्रुप्स बना लिए जिन्हें वो बहुत कूल नाम देने लगे, जैसे कि 414S और लीजन ऑफ डूम वगैरह। इनमें से कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए और कुछ लोग सिर्फ फन के लिए कंप्यूटर को हैक करते थे। ये लोग कंप्यूटर हैक कर कोई डाटा नहीं चुराते थे, बल्कि वो ये साबित करना चाहते थे कि ये सिस्टम इतना ज़्यादा भी सिक्योर नहीं है। और ये लोग कुछ मैसेज भी छोड़ दिया करते थे, जैसे कि आई वॉज हियर। हैकर्स के इन्हीं ग्रुप्स में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कंप्यूटर को हैक कर सिस्टम को डैमेज करते थे या डाटा चुरा लेते थे। मेन बात यह है कि इंटरनेट नया तो था, पर उस वक्त कोई रूल्स या इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं थी। अब साल 1986 आ गया था।
कैलिफोर्निया की लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी में क्लिफ स्टोल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर काम किया करते थे। ये कोई बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। उस लैब में क्लिफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे। उस वक्त साइंस लैब्स और यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़े कंप्यूटर को बहुत सारे लोग मिलकर इस्तेमाल किया करते थे। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले हर यूज़र का एक अकाउंट होता था जिससे वो कंप्यूटर यूज़ करता था। कंप्यूटर हर यूज़र का रिकॉर्ड रखता था कि इसने कितने टाइम के लिए कंप्यूटर यूज़ किया है, और यूज़र टाइम के हिसाब से लोगों को पैसे देने पड़ते थे। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं इतना ही ज़्यादा हमें बिल देना पड़ता है। ये भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन क्लिफ ने नोट किया कि कंप्यूटर शो कर रहा है किसी ने 75 सेंट्स यानी $1 से भी कम वर्थ का कंप्यूटर टाइम यूज़ किया है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि उसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था कि ये किसने किया है। ये देखकर क्लिफ बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। ये थी तो एक बहुत छोटी सारी मिस्टेक और इसे इग्नोर भी किया जा सकता था। लेकिन क्लिफ ने कहा, ये मेरी जॉब है, मैं इस छोटी सी गलती को भी इग्नोर नहीं कर सकता। और इन्होंने छानबीन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन करने पर इन्हें ये पता चला कि ये एरर नहीं है, बल्कि लैब का कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें ये पता चला कि हर आधी रात को कोई लैब के कंप्यूटर में लॉग इन करता है जब ज़्यादातर लोग सोए होते हैं और बिल्डिंग खाली होती है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, लेकिन जो कोई भी था वो डायल अप मॉडेम यूज़ कर रहा था। 1980s में जब किसी को बहुत ज़्यादा दूरी से सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होता था तो वो यही मॉडेम यूज़ करता था। क्लिफ ने कनेक्शन को इमीडिएटली काटने की बजाय इसे ऐसे ही छोड़ दिया और वो उन हैकर्स के बिहेवियर पर नज़र रखने लगे। वो इस उम्मीद में थे कि उन्हें कोई एविडेंस मिल जाएगा जिससे वो इन हैकर्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब इन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला तो क्लिफ ने सोचा कि मुझे पहले ये जानना चाहिए कि ये हैकर्स लैब के इस कंप्यूटर में आखिर कर क्या रहे हैं। तो इन्होंने इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया। इन्होंने अलग अलग नाम से बहुत सारी फेक फाइल्स बनाकर सिस्टम में छोड़ दी। जब अगले दिन आकर इन्होंने चेक किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि जिन फेक फाइल्स के नाम इन्होंने न्यूक्लियर प्लान, टॉप सीक्रेट या इसी तरह के रखे थे, जिससे ऐसा लगे कि ये गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उन हैकर्स ने सिर्फ इन्हीं फाइल्स को चेक किया था। जिससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये लोग सिर्फ फन के लिए सिस्टम में लॉगिन नहीं करते थे, बल्कि ये गवर्नमेंट सीक्रेट्स की तलाश में थे। क्लिफ को ये भी पता चला कि ये हैकर्स पकड़े जाने से बचने के लिए पूरे अमेरिका में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मूव करते रहते थे। वो लोग सिर्फ इस नेशनल लैब को ही नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट प्लेसेस जैसे कि मिलिट्री, गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिफेंस एजेंसीज वगैरह के कंप्यूटर्स को भी हैक कर रहे थे। क्लिफ इनकी हर चाल पर नजर रख रहे थे। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि इन हैकर्स का प्लान कुछ बहुत बड़ा करने का था। क्लिफ ने टेलीफोन कंपनीज को भी अपने साथ मिला लिया ताकि वो इन हैकर्स को ट्रेस कर सकें। तब हैकर्स को किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए टेलीफोन लाइंस इस्तेमाल करनी पड़ती थी, और उस वक्त किसी भी कॉल को ट्रैक करना आसान काम नहीं था। रात भर जाकर सिग्नल्स को एनालाइज करना पड़ता था। अब क्लिफ के पास इतने एविडेंसेस हो चुके थे तो इन्होंने सोचा कि मुझे कानून की मदद भी लेनी चाहिए। लेकिन जब इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट यानी पुलिस और दूसरी डिफेंस एजेंसीज को सारी बात बताई और एविडेंसेस भी दिखाए तो इन लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ 75 सेंट का एक छोटा सारा एरर है, इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्लिफ ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी क्लिफ को सीरियसली नहीं लिया। पर क्लिफ जानते थे कि ये कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट की सपोर्ट ना मिलने के बावजूद वो इन्वेस्टिगेशन करते रहे। आखिरकार कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद क्लिफ ने इन हैकर्स को ट्रेस कर लिया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली थी इसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो गए। क्लिफ को इतनी मेहनत करने के बाद ये पता चला कि जो हैकर है वो अमेरिका से बहुत दूर जर्मनी में बैठकर हैकिंग कर रहा है और इसका नाम मार्कस अस है। लेकिन जिस बात ने इन्हें परेशान कर रखा था वो ये थी कि ये हैकर पूरे अमेरिका के 400 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स को हैक कर चुका था।
اس میں ملٹری بیسز، نیوکلیئر پلانٹس، سائنس اور ریسرچ لیبس وغیرہ کے کمپیوٹر شامل تھے، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کی اتنی زیادہ سینسٹیو انفارمیشن چرا رہا ہے۔ مارکس یہ ساری انفارمیشن چرا کر اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ یہ انفارمیشن اس وقت کے سوویت یونین اور آج کے رشیا کی KGB نام کی سیکرٹ ایجنسی کو بیچ رہا تھا، وہ بھی اس ٹائم جب امریکہ اور رشیا میں کولڈ وار چل رہی تھی۔ اب یہ کولڈ وار ہے کیا، یہ کیوں اور کیسے ہوئی، اس کی بات ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ اب جب کلف کے پاس اتنے زیادہ ایویڈنسز موجود تھے تو انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہی ڈیفنس ایجنسیز کو ساری بات بتائی اور انہیں پروفز بھی دے دیے۔ پروف ملنے کے بعد مارکس کو پکڑنے کا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بہت محنت کرنے کے بعد 1988 میں مارکس ہس کو جرمنی میں اریسٹ کر لیا گیا۔ پر آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ مارکس کو اتنا بڑا انٹرنیشنل کرائم کرنے پر صرف 20 مہینے کی جیل ہوئی، جبکہ اگر آج کوئی یہی کرائم کرے تو اسے شاید پوری زندگی کے لیے جیل ہو جائے اور بہت بھاری پینلٹی بھی لگے۔ اگر مارکس کو کچھ اور ٹائم ملتا تو وہ شاید امریکہ کی بہت سینسٹیو انفارمیشن جیسے نیوکلیئر اور ملٹری بیسز کو کنٹرول کرنے کی انفارمیشن ان سوویت ایجنسیز کو دے دیتا، جس سے ایک نیوکلیئر وار ورلڈ وار 3 کے نام سے شروع ہو جاتی۔ لیکن لکیلی کلف سٹال کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے مارکس ہس پکڑا گیا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی اتنا دور بیٹھ کر اتنے بڑے لیول کی ہیکنگ نہیں کی تھی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد ہی سب کو پتا چلا کہ ٹیکنالوجی کے ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ رسک بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے ایسا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آرگنائزیشنز اور سبھی لوگوں نے سائبر سیکیورٹی کو سیریس لینا شروع کر دیا اور سائبر اٹیک سے بچنے کے لیے اس پر کام بھی کرنے لگے۔ کلف نے 1989 میں دا کوکوز ایگ نام کی ایک بک لکھی، جس میں انہوں نے اس پورے ایکسپیرینس کے بارے میں لکھا۔ یہ بک ریلیز ہونے کے ساتھ ہی بہت زیادہ فیمس ہو گئی اور لوگوں کو بہت پسند آئی، یہاں تک کہ FBI، CIA اور NSA نے بھی کلف کے کام کی بہت زیادہ تعریف کی اور کلف ایک نیشنل ہیرو بن گئے۔